अध्याय 16 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन 1919-22 के दौरान दो जन आंदोलनों खिलाफत और असहयोग के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया गया था। हालांकि दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों से उभरे, उन्होंने अहिंसक असहयोग के एक सामान्य कार्यक्रम को अपनाया। खिलाफत का मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से नहीं जुड़ा था, लेकिन इसने आंदोलन को तत्काल पृष्ठभूमि प्रदान की और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक अतिरिक्त लाभ दिया। पृष्ठभूमि दो आंदोलनों की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं की एक श्रृंखला द्वारा प्रदान की गई थी, जिसने भारतीय विषयों के प्रति सरकार की उदारता की सभी आशाओं को ठुकरा दिया था। वर्ष 1919 में विशेष रूप से विभिन्न कारणों से भारतीयों के सभी वर्गों में असंतोष की तीव्र भावना देखी गई। युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति खतरनाक हो गई थी। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी, करों और किराए के बोझ में वृद्धि आदि के कारण समाज के लगभग सभी वर्गों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। युद्ध और इसने ब्रिटिश विरोधी रवैये को मजबूत किया। रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ का अधिरोपण। पंजाब और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर कर दिया। पंजाब के अत्याचारों पर हंटर कमेटी एक चश्मदीद साबित हुई। वास्तव में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद के ने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया और ब्रिटिश जनता ने जनरल डायर के साथ एकजुटता दिखाई और द मॉर्निंग पोस्ट को उनके लिए 30,000 पाउंड इकट्ठा करने में मदद की। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द्वैध शासन की अपनी गलत कल्पना वाली योजना के साथ भारतीयों की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा आम राजनीतिक कार्रवाई के लिए जमीन की तैयारी भी देखी गई। लखनऊ संधि 1916 ने कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहयोग को प्रोत्साहित किया था। रॉलेट एक्ट आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों और समाज के अन्य वर्गों को भी एक साथ ला दिया और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम जैसे कट्टरपंथी राष्ट्रवादी मुसलमान अब अलीगढ़ के रूढ़िवादी स्कूल तत्वों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो गए थे, जो पहले लीग पर हावी थे। युवा तत्वों ने उग्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। उनमें साम्राज्यवाद विरोधी भावना प्रबल थी। इस माहौल में सामने आया खिलाफत का मुद्दा आसपास, जिसने ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन को विकसित किया। खिलाफत मुद्दा। खिलाफत के मुद्दे ने मुसलमानों की युवा पीढ़ी और पारंपरिक मुस्लिम विद्वानों के एक वर्ग के बीच एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जो ब्रिटिश शासन की लगातार आलोचना कर रहे थे। इस बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा तुर्की के साथ किए गए व्यवहार से वे नाराज थे। भारत में मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों के रूप में तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी सहानुभूति तुर्की के साथ थी। युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति कड़ा रुख अपनाया। तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इसने दुनिया भर के मुसलमानों को नाराज कर दिया। भारत में भी मुसलमानों ने अंग्रेजों से मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा के नियंत्रण को बनाए रखने की मांग की और क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्रों के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए। 1919 की शुरुआत में अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। इस प्रकार एक देशव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार की गई थी। खलीफा असहयोग कार्यक्रम का विकास।
कुछ समय के लिए खिलाफत नेताओं ने खिलाफत के पक्ष में अपने कार्यों को बैठकों, याचिकाओं और प्रतिनियुक्ति तक सीमित कर दिया। हालांकि बाद में एक उग्रवादी प्रवृत्ति उभरी जिसने एक सक्रिय आंदोलन की मांग की, जैसे कि अंग्रेजों के साथ सभी सहयोग को रोकना। इस प्रकार नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। खिलाफत नेताओं ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक युद्ध के बाद शांति की शर्तें तुर्की के अनुकूल नहीं होंगी, वे सरकार के साथ सभी सहयोग बंद कर देंगे। गांधी, जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे, ने इस मुद्दे में एक ऐसा मंच देखा जिससे सरकार के खिलाफ सामूहिक और एकजुट असहयोग की घोषणा की जा सके। खिलाफत के सवाल पर कांग्रेस का रुख यह बिल्कुल स्पष्ट था कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस का समर्थन जरूरी था। हालांकि गांधी खिलाफत मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं थी। तिलक एक धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने के विरोध में थे और उन्हें राजनीति के एक साधन के रूप में सत्याग्रह पर भी संदेह था। प्रोफेसर रविंदर कुमार के अनुसार गांधी ने तिलक को सत्याग्रह के गुणों और खिलाफत मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के साथ गठबंधन की उपयुक्तता के बारे में समझाने के लिए एक ठोस प्रयास किया। गांधी के असहयोग कार्यक्रम के कुछ अन्य प्रावधानों का भी विरोध हुआ, जैसे परिषदों का बहिष्कार। बाद में, हालांकि, गांधी प्राप्त करने में सक्षम थे। राजनीतिक कार्रवाई के अपने कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की मंजूरी और कांग्रेस ने खिलाफत प्रश्न पर एक असहयोग कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए इच्छुक महसूस किया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि यह हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक सुनहरा अवसर था। अब समाज के विभिन्न वर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, कारीगर, पूंजीपति, आदिवासी, महिलाएं, छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में आ सकते थे और यह महसूस कर सकते थे कि औपनिवेशिक शासन उनके खिलाफ था। संविधान में विश्वास खो रही कांग्रेस। संघर्ष, विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के बाद और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण हंटर समिति की रिपोर्ट। कांग्रेस जानती थी कि जनता उत्सुक है उनके असंतोष को व्यक्त करने के लिए। मुस्लिम लीग कांग्रेस को समर्थन। मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूरा समर्थन देने का फैसला किया। असहयोग खिलाफत गति। फरवरी 1920 की शुरुआत में खिलाफत के मुद्दे पर शिकायतों के निवारण के लिए वायसराय के पास एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, लेकिन मिशन निष्फल साबित हुआ। फरवरी 1920 में गांधी ने घोषणा की कि पंजाब की गलतियां और संवैधानिक प्रगति के मुद्दे खिलाफत के प्रश्न से छायांकित हो गए हैं और यदि शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने में विफल रहीं तो वह जल्द ही असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मई 1920 तुर्की के साथ सेवरेज की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मई 1920 में तुर्की को पूरी तरह से खंडित कर दिया। जून 1920 इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन ने स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालतों के बहिष्कार के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी और गांधी को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया और औपचारिक रूप से आंदोलन शुरू किया गया। संयोग से तिलक ने 1 अगस्त 1920 को अंतिम सांस ली थी। सितंबर 1920 कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने एक असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी जब तक कि पंजाब और खिलाफत के दोषों को दूर नहीं किया गया और स्वराज की स्थापना नहीं हुई। कार्यक्रम में शामिल होना था सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, कानून अदालतों का बहिष्कार और न्याय की व्यवस्था। इसके बजाय पंचायतों के माध्यम से विधान परिषदों का बहिष्कार,
इस पर कुछ मतभेद थे क्योंकि सीआर दास जैसे कुछ नेता परिषदों के बहिष्कार को शामिल करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के अनुशासन के आगे झुक गए। इन नेताओं ने नवंबर 1920 में हुए चुनावों का बहिष्कार किया और अधिकांश मतदाता भी रुके रहे। दूर विदेशी कपड़े का बहिष्कार और उसके स्थान पर खादी का प्रयोग, हाथ से कताई करने का अभ्यास भी किया जाना चाहिए। सरकारी सम्मान और उपाधियों का त्याग। दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शामिल हो सकती है, जिसमें सरकारी सेवा से इस्तीफा और करों का भुगतान न करना शामिल है। आंदोलन के दौरान प्रतिभागियों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना था और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए हर समय अहिंसक रहना था। दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आए असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। कांग्रेस पंथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। अब संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति को अपने लक्ष्य के रूप में रखने के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का फैसला किया। इस प्रकार खुद को प्रतिबद्ध किया एक अतिरिक्त संवैधानिक जन संघर्ष। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। अब से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति CWC का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। वार्ड समितियों का गठन किया गया और प्रवेश शुल्क घटाकर 4 आना कर दिया गया। गांधी ने घोषणा की कि यदि असहयोग कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया गया, स्वराज होगा। 1 साल के भीतर शुरू किया। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई समूहों, विशेषकर बंगाल के लोगों ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने का संकल्प लिया। इस स्तर पर मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खरपड़े और BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे एक संवैधानिक और वैध संघर्ष में विश्वास करते थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे कुछ अन्य लोगों ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और राष्ट्रीय राजनीति में एक छोटी भूमिका निभाई। खिलाफत समिति द्वारा पहले शुरू किए गए असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा अपनाने से इसे एक नई ऊर्जा मिली और 1921 और 1922 के वर्षों में एक अभूतपूर्व लोकप्रिय जन उभार देखा गया। आंदोलन का प्रसार। गांधी ने अली बंधुओं के साथ देशव्यापी दौरा किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में शामिल हो गए, जो इस दौरान सामने आए। इन शिक्षण संस्थानों का आयोजन आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस, जो कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने, के नेतृत्व में किया गया था और इसमें अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया शामिल थे। बिहार विद्यापीठ। कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जिनमें से कुछ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजा गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद। विदेशी कपड़ों के ढेर सार्वजनिक रूप से जला दिए गए और उनका आयात आधा हो गया। कई जगहों पर विदेशी शराब बेचने वाली दुकानों और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया। तिलक स्वराज फंड को ओवरसब्सक्राइब किया गया और 1 करोड़ रुपए वसूल किए गए। कांग्रेस स्वयंसेवी वाहिनी समानांतर के रूप में उभरी। पुलिस। जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने मुसलमानों को सेना से इस्तीफा देने का आह्वान किया क्योंकि यह अधार्मिक था। इसके लिए अली बंधुओं को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। गांधी ने उनके आह्वान को प्रतिध्वनित किया और स्थानीय कांग्रेस समितियों से इस आशय के समान प्रस्ताव पारित करने को कहा। अब कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस निकायों को सविनय अवज्ञा शुरू करने का आह्वान किया, अगर यह सोचा गया कि लोग इसके लिए तैयार हैं। मिदनापुर, बंगाल और गुंटूर, आंध्र
में यूनियन बोर्ड करों के खिलाफ पहले से ही कर मुक्त आंदोलन चल रहा था। असम में चाय बागानों, स्टीमर सेवाओं और असम बंगाल रेलवे में हड़तालें आयोजित की गई थीं। इन हमलों में जेएम सेनगुप्ता प्रमुख नेता थे। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा। भारत ने हड़तालों और प्रदर्शनों को आमंत्रित किया। अवज्ञा और अशांति की भावना ने कई स्थानीय लोगों को जन्म दिया। अवध किसान आंदोलन, यूपी एका आंदोलन जैसे संघर्ष। यूपी मप्पीला विद्रोह, मालाबार और सिख आंदोलन के लिए। पंजाब में महंतों को हटाना। लोगों की प्रतिक्रिया। आंदोलन में भागीदारी समाज की एक विस्तृत श्रृंखला से थी, लेकिन एक अलग हद तक। मध्यम वर्ग। मध्य वर्ग के लोगों ने शुरू में आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उन्होंने गांधी के कार्यक्रम के बारे में बहुत सारी आपत्तियां दिखाईं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसी जगहों पर, जो कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी के आह्वान की प्रतिक्रिया बहुत सीमित थी। सरकारी सेवा से त्यागपत्र, उपाधियों के समर्पण आदि के आह्वान पर प्रतिक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया। भारतीय राजनीति में तुलनात्मक नवागंतुकों ने आंदोलन में अपने हितों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति पाई। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और गुजरात में वल्लभभाई पटेल ने ठोस समर्थन प्रदान किया और वास्तव में उनके जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए असहयोग को आतंकवाद के एक व्यवहार्य राजनीतिक विकल्प के रूप में पाया। बिजनेस क्लास। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यापार समूह का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वदेशी के उपयोग पर राष्ट्रवादियों के जोर से उन्हें लाभ हुआ था। लेकिन बड़े कारोबारियों का एक वर्ग आंदोलन को लेकर संशय में रहा। वे अपने कारखानों में श्रमिक अशांति से डरते थे। किसानों की भागीदारी भारी थी। हालांकि कांग्रेस वर्ग युद्ध के खिलाफ थी, लेकिन जनता ने इस प्रतिबंध को तोड़ा। बिहार में पवित्र धागा लेने के मुद्दे पर निचली और उच्च जातियों के बीच टकराव असहयोग आंदोलन में विलीन हो गया। सामान्य तौर पर किसान जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ हो गए। आंदोलन ने मेहनतकश जनता को अंग्रेजों के साथ साथ अपने भारतीय आकाओं और उत्पीड़कों, जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। छात्र आंदोलन के सक्रिय स्वयंसेवक बन गए और उनमें से हजारों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में शामिल हो गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जमीला मिल्लिया इस्लामिया और अन्य जैसे नए खुले राष्ट्रीय संस्थानों ने कई छात्रों को समायोजित किया। महिलाओं ने पर्दा त्याग दिया और तिलक कोष के लिए अपने गहने चढ़ाए। वे बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए और विदेशी बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देने में सक्रिय भाग लिया। कपड़ा और शराब। हिंदू मुस्लिम एकता। मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की भारी भागीदारी और सांप्रदायिक एकता बनाए रखना महान उपलब्धियां थीं। कई जगहों पर गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे और इस तरह की भागीदारी न पहले कभी देखी गई थी और न ही भविष्य में देखी जाएगी। गांधी और अन्य नेताओं ने मस्जिदों से मुस्लिम जनता को संबोधित किया और गांधी को मुस्लिम महिलाओं की सभाओं को संबोधित करने की भी अनुमति दी गई, जिसमें वह एकमात्र पुरुष थे जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। सरकार की प्रतिक्रिया। मई 1921 में गांधी और रीडिंग वायसराय के बीच बातचीत टूट गई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि गांधी अली भाइयों से उन भाषणों को हटाने का आग्रह करें जो हिंसा का सुझाव देते थे। गांधी ने महसूस किया कि सरकार उनके और खिलाफत नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने जाल में पड़ने से इनकार कर दिया। दिसंबर में सरकार प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। स्वयंसेवी वाहिनी को अवैध घोषित कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को बंद कर दिया गया और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का अंतिम चरण। गांधी अब कांग्रेस के बढ़ते दबाव में थे।
सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए रैंक और फाइल। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता संयोगवश जेल में रहते हुए सीआर दास ने की, हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे, ने गांधी को इस मुद्दे पर एकमात्र अधिकार नियुक्त किया। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने बारडोली, गुजरात से सविनय अवज्ञा शुरू करने की धमकी दी। यदि राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस नियंत्रण नहीं हटाया गया, आंदोलन को अचानक समाप्त करने से पहले शायद ही शुरू हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा संयुक्त प्रांत में गोरखपुर जिला नामक एक छोटे से नींद वाले गांव को 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसा की एक घटना के कारण इतिहास की किताबों में जगह मिली है, जो गांधी को आंदोलन वापस लेने के लिए प्रेरित करना था। यहाँ की पुलिस ने शराब बिक्री और खाने पीने की ऊंची कीमतों के खिलाफ अभियान चला रहे स्वयंसेवकों के एक समूह के नेता को पीटा था और फिर थाने के सामने विरोध करने आए भीड़ पर गोलियां चला दी थीं। आक्रोशित भीड़ ने थाने में पनाह लिए हुए पुलिसकर्मियों सहित थाने को आग के हवाले कर दिया। जिन्होंने भागने की कोशिश की, उन्हें काटकर मार डाला गया और वापस आग में डाल दिया गया। हिंसा में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। गांधी ने आंदोलन की बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। फरवरी 1922 में बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और सभी गतिविधियों को रोकने का संकल्प लिया, जिसके कारण विचारों, जब जनता का उत्साह चरम पर था, तभी पीछे हटने का आदेश सुनाना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। महात्मा के प्रमुख लेफ्टिनेंट देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, जो सभी जेल में थे, ने लोकप्रिय आक्रोश साझा किया। सुभाष चंद्र बोस। 1919 में भारत में क्रांतिकारी अशांति की एक जन लहर, 1919-20 की श्रमिक अशांति और हड़ताल की लहर और यूपी और बिहार में किसानों के विरोध से स्पष्ट कट्टरपंथी मुद्रा। गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महसूस किया कि एक क्रांतिकारी जन आंदोलन चल रहा था। उन्होंने आंदोलन को नियंत्रित मामला और सुरक्षित चैनलों के भीतर रखने के लिए नेतृत्व संभालने का फैसला किया। आंदोलन को तभी बंद कर दिया गया जब जनता पहल करने लगी। मार्क्सवादी व्याख्या। आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए मुझे हर अपमान, हर यातना, पूर्ण बहिष्कार और खुद मौत का सामना करना पड़ेगा। M.K. गांधी, यंग इंडिया में 16 फरवरी 1922। कानून तोड़ने और रचनात्मक कार्य करने के लिए, इसके बजाय खादी, राष्ट्रीय स्कूलों को लोकप्रिय बनाना और संयम के लिए अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शामिल करना था। हालांकि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया। मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने एक शानदार अदालती भाषण से इस अवसर को यादगार बना दिया। इसलिए मैं यहाँ सबसे अधिक दंड के लिए आमंत्रित करने और प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए हूँ, जो कानून में जानबूझकर अपराध है और जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है एक नागरिक का कर्तव्य। गांधी ने क्यों वापस लिया? गति। गांधी ने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा की विधि को न तो सीखा है और न ही पूरी तरह से समझा है। चौरी चौरा जैसी घटनाएं उस तरह का उत्साह और जोश पैदा कर सकता है जो आंदोलन को आमतौर पर हिंसक बना देगा। औपनिवेशिक शासन द्वारा एक हिंसक आंदोलन को आसानी से दबाया जा सकता था, जो हिंसा की घटनाओं को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य की सशस्त्र शक्ति का उपयोग करने का बहाना बना देगा। आंदोलन में थकान के भी लक्षण दिखाई दे रहे थे। यह स्वाभाविक था क्योंकि बहुत लंबे समय तक उच्च पिच पर किसी भी आंदोलन को बनाए रखना संभव नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि सरकार बातचीत के मूड में नहीं है। आंदोलन का केंद्रीय विषय खिलाफत सवाल भी जल्द ही समाप्त हो गया। नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठे और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया था। इस प्रकार खिलाफत प्रश्न ने अपनी प्रासंगिकता खो दी। तुर्की में कानूनी प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई और महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया और आधुनिक कृषि और उद्योगों का विकास किया गया। 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया गया था। खिलाफत असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया, लेकिन साथ ही इसने राष्ट्रीय राजनीति को एक हद तक सांप्रदायिक बना दिया। यद्यपि मुस्लिम भावनाएं व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी भावना के प्रसार की अभिव्यक्ति थी, राष्ट्रीय नेता मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के स्तर तक बढ़ाने में विफल रहे। असहयोग आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं देश के कोने कोने में पहुंच गईं और आबादी के हर वर्ग कलाकारों, किसानों का राजनीतिकरण कर दिया। राय: यह खिलाफत आंदोलन एक विशुद्ध रूप से प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन था और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह एक आंतरिक रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन था जो विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष और गैर मुस्लिम हितों के खिलाफ इस्लामी हितों को खड़ा करता था। डॉक्टर कोएनराड एल्स्टो। छात्रों, शहरी गरीबों, महिलाओं, व्यापारियों आदि, यह लाखों पुरुषों और महिलाओं का राजनीतिकरण और सक्रियता थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। औपनिवेशिक शासन दो मिथकों पर आधारित था, एक कि ऐसा नियम भारतीयों के हित में था और दूसरा कि यह अजेय था। नरमपंथी राष्ट्रवादियों द्वारा आर्थिक आलोचना द्वारा पहले मिथक का विस्फोट किया गया था। दूसरे मिथक को सत्याग्रह ने जन संघर्ष के माध्यम से चुनौती दी थी। अब जनता ने औपनिवेशिक शासन और उसके शक्तिशाली दमनकारी अंगों के अब तक के व्यापक भय को खो दिया है। सारांश: खिलाफत असहयोग आंदोलन। 3 मांगे। 1. तुर्की के लिए अनुकूल संधि। 2. पंजाब की गलतियों का निवारण। 3. स्वराज की स्थापना। तकनीक का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, कानून अदालतों, नगर पालिका और सरकारी सेवा, विदेशी कपड़े, शराब का बहिष्कार, राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों की स्थापना और खादी का उपयोग करना, करों का भुगतान न करके सविनय अवज्ञा को शामिल करने के लिए दूसरा चरण। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, दिसंबर 1920। कांग्रेस शांतिपूर्ण और के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बदला। के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति से वैध साधन, संवैधानिक साधन। चौरी चौरा घटना, 5 फरवरी 1922। उत्तेजित भीड़ की हिंसा ने गांधी को आंदोलन वापस लेने के लिए प्रेरित किया।